अगर आप आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स क्रैक करने को लेके वाकई सीरियस हो तो आरबीआई असिस्टेंट में रीजनिंग आपके लिए एक वरदान की तरह काम कर सकता है। जितने भी प्रीवियस ईयर के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने प्रीलिम्स क्रैक की है, किसी के भी प्रीलिम्स में मार्क रीजनिंग में बिलो 34 नहीं थे। 35 के 35 मार्क्स सबने लिए हैं जिन लोगों के एग्जाम क्रैक हुए, और ये मार्क्स इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लाना बहुत आसान है। ओके, तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था कैसा आरबीआई असिस्टेंट का रीजनिंग का स्पेसिफिकली, और उसे सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या होना चाहिए ताकि आप 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको और 35 क्वेश्चन से 35 मार्क्स अचीव कर सको। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले वी गो टू द क्वेश्चंस सीधा सीधा। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज पजल, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, हम सबको पसंद है, राइट? सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लेट्स गो थ्रू दिस, रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, देयर आर 8 people PQRSTUVW who live in an 8th floor apartment but not necessarily in same order. The lowermost floor is number 1, floor above 1 is 2, and so on. The number of people living between Q and U is same as the number of people between U and P. Okay, Q lives below U but not immediately. Only one person lives between R and P who lives immediately below T. V lives on the odd number floor but not on the lowermost floor. Fine. Only 2 person live between R and S. S lives on odd number floor below 6th. Okay, तो ये एक फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट है, लेकिन इसमें किसी का भी पोजीशन क्लियर कट नहीं दिया गया आपको। ओके, तो ध्यान से देखिए इसे सॉल्व कैसे करना पड़ेगा। 8 स्टोरी बिल्डिंग है, हम सबको पता है ना? तो ये 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ये हो गई अपनी बिल्डिंग तैयार। ओके, तो यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो आपको मिनी पार्ट्स में कहीं ना कहीं साइड में मेंशन करते रहना है ताकि आप जस्ट फाइनली फिल इन द ब्लैंक्स करते रहो। ओके, फर्स्ट जो आपको पॉइंट दिया गया है, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिटवीन क्यू एंड यू इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिटवीन यू एंड पी, एंड क्यू लिव्स बिलो यू। ओके, तो यू कुछ इस तरह से है यहाँ पे, उसके बिलो क्यू है ना? और आपको बताया गया है कि Q और U में जितने लोग हैं उतने ही U और P में है, तो जाहिर सी बात है P अपर लेवल पे होगा, है कि नहीं? सही बात है। तो नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे जितने हैं उतने ही यहाँ पे है, ऐसा आपको बताया गया है। ओके, n नंबर ऑफ पीपल जितने भी है हम कंसिडर करेंगे। ये आपको सिंबल्स में मेंशन करते रहना पड़ेगा, अबव, बिलो, +1 +2। मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जो भी पजल्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे टाइम वेस्ट यहाँ इस चीज़ में होता है कि आप बार बार क्वेश्चन पढ़ते रहते हो, वो नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो ताकि डेटा आपका साइड बाय साइड आप जस्ट पिन पॉइंट करते चलो। देन ओनली 1 person लिव्स बिटवीन R एंड P। R और P में एक ही इंसान रहता है। ओके, तो R और P में एक ही इंसान है। अभी के लिए हमें उसके कुछ एग्जैक्ट आइडिया है नहीं कि R और P का पोजीशनिंग कैसा है, तो हम बस साइड में नोट करते चलेंगे कि R और P इन दोनों में एक ही इंसान है। ओके, देन जो कि P जो है ऑब्वियसली R एंड P में एक इंसान है, लिव्स इमीडिएटली बिलो T। ओके, P जो है वो इमीडिएटली बिलो T रहता है। ओके, तो यहाँ पे भी हम इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं, T एग्जैक्टली यहीं पे आएगा और R और P में एक ही इंसान है। ओके, अब R एग्जैक्टली ऊपर है या नीचे है अभी हमें कुछ आइडिया नहीं है, तो हम इसके ऊपर अभी के लिए कमेंट नहीं करेंगे, जस्ट होल्ड ऑन टू दिस। ओके, ये तो पता चल गया हमें कि P के एग्जैक्टली अबव T रहता है। V lives on an odd number floor but not on the lowermost floor। ओके, तो V के बारे में आपको कहा गया है कि V जो है आपका ऑड पोजीशन पे आएगा। ओके, V की पोजीशन ऑड है लेकिन वो किसी भी हालत में फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है। तो V जो है वो यहाँ पे कतई नहीं आएगा फर्स्ट फ्लोर पे। ओके, देन ओनली 2 person लिव बिटवीन R एंड S। ओके, अगेन R और S में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, ये आपको बताया गया है। S लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर बिलो 6th फ्लोर। ओके, S भी अगेन ऑड पे ही है, ये भी ऑड पे रहता है
लेकिन बिलो 6th मतलब 7th पे S नहीं होगा, यहाँ तक हमें पता चल चुका है। ओके, अब ध्यान से देखो कि ये वाला पार्ट जो है कि P U Q इन तीनों में एग्जैक्टली सेम गैप है, जैसे जितना P और U में है उतना ही U एंड Q में है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है इसके बारे में हम सोचेंगे। ओके, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि Q यहाँ पे हो 2 प्लेसेस, फिर U यहाँ पे, देन 2 प्लेसेस, फिर आपका P यहाँ पे। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जैक्ट आपको आउटकम नहीं दे बताया गया, किसी एक का भी फ्लोर एग्जैक्ट बताया होता तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्योंकि डायरेक्ट नहीं बताया गया, आपको फ्लोर्स पे एक पॉसिबिलिटीज के फॉर्म में क्वेश्चंस बनाते रहना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम कंसिडर करते हैं कि 2-2 का गैप है, Q यहाँ पे आपका, देन 1-2 आपका U यहाँ पे, देन 1-2 आपका P यहाँ पे। ओके, तो P यहाँ पे तो ऑब्वियसली T यहाँ पे होगा, बराबर। देन R एंड P में एक ही गैप है ना, ये आपको बताया गया है। तो R एंड P में एक ही गैप है, तो आपका R यहीं पे आना चाहिए इस अरेंजमेंट के हिसाब से। देन अगर हम देखें तो R और S में सिर्फ 2 लोग हैं। ओके, तो ये 1-2 S प्लेस नहीं हो सकता, 1-2 S यहाँ पे आएगा, लेकिन ये अरेंजमेंट सही नहीं जा रहा है क्योंकि S ऑड नंबर पे होना चाहिए। ओके, सो ये हमारा बात खत्म, यहाँ से हम सोचेंगे नहीं इसके बारे में। ओके, देन नेक्स्ट क्या और एक पॉसिबिलिटी देख सकते हैं हम लोग कि मान लो Q सेकंड पे रखते हैं हम लोग, है ना, तब भी ये गैप हो सकता है, लेकिन P फिर यहाँ पे आएगा 8th पे, जो कि नहीं चलेगा, उसके ऊपर हमें T भी तो रखना है। तो ये पॉसिबिलिटी भी कुछ मेल नहीं खा रही है, इसका कुछ बात बन नहीं रही है। ओके, तो मैं और एक तरीका कंसिडर कर सकता हूँ कि Q, U और P इन तीनों में जो मैंने 2-2 का गैप कंसिडर किया था, मैं एक का कंसिडर करके देखता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, तो मैंने ये अरेंजमेंट तो अपना चला गया, इसके बारे में अब कुछ बात नहीं करेंगे हम लोग। ओके, तो पर्टिकुलरली दिस अरेंजमेंट इज गॉन। ओके, इसके बारे में अब बात नहीं होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी हम ऐसे सोच सकते हैं कि आपका Q यहाँ पे है, ओके, देन एक का गैप U यहाँ पे है, देन एक का गैप आपका P यहाँ पे है। ओके, देन P के एग्जैक्टली ऊपर T है। देन R और P में एक ही इंसान है। अब P के नीचे यहाँ पे U तो आ नहीं सकता, तो R यहीं पे होना चाहिए। ओके, R और S में 2 लोग हैं, देन S अगेन इवन नंबर फ्लोर पे आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए, तो ये भी आउट ऑफ द विंडो चला गया है। देन नेक्स्ट Q आपका यहाँ पे है, ओके, 1 आपका U यहाँ पे है, देन आपका P यहाँ पे है, देन आपका T यहाँ पे होगा। तो अब R और P में एक ही इंसान है, तो ऑब्वियसली R यहीं पे होना चाहिए। R और S में 2 लोग हैं, 1-2 S, तो S ऑड नंबर पे है, बिलो 6th फ्लोर है, परफेक्टली फाइन, अभी तक इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देन V जो है आपका ऑड नंबर फ्लोर पे है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है, तो V आपका यहाँ पे प्लेस हो जाएगा एंड W आपका इस तरीके से प्लेस हो जाएगा। ओके, तो ये आपका सही अरेंजमेंट बनता है। तो इसमें कड़ी क्या है, इसमें इसको अगर जल्दी सॉल्व करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको क्वेश्चन एक बार ही पढ़ना है, एक बार पढ़ने के बाद आंसर की तरफ आपका जर्नी होना चाहिए, और बार बार पढ़ना अवॉइड करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं जो कि मुझे एक डायरेक्शंस देते रहे एग्जाम में क्वेश्चंस के लिए, तो आपको भी ऐसे पॉइंट्स खुद के लिए बनाने पड़ेंगे ताकि आपका आंसर स्मूथली आए। ओके, तो ये अपना अरेंजमेंट रहा। तो उसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु लिव्स ऑन 5th फ्लोर। ओके, 5th फ्लोर पे बाबा कौन रहता है, आपका S। ओके, तो S लिव्स ऑन 5th फ्लोर। ओके, आई होप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो पॉज कीजिए, जो अरेंजमेंट मैंने आपको दिया है ये फिर से आप बनाइए, और 1 बाय 1 ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, और फिर देखिए क्या इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ जो मैंने यहाँ पे बनाया है उससे टैली होता है क्या। ओके, लेट्स डू सम होमवर्क। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर भी मैंने आपको बताया गया। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर फोर्थ, ओके, एंड फाइनली दिस इज योर 5th। ऐसे 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इसके आंसर मुझे चाहिए। ओके, देन हम चलते हैं सिलॉक्स की तरफ। ये एक पर्टिकुलरली बहुत स्कोरिंग पार्ट है इसमें, लेकिन गलती भी हो सकती है अगर आपके कंसेप्ट थोड़े से भी वीक हो। मैंने सिलोजिज्म के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। डू वॉच इट। सिलोजिज्म में एक भी मार्क जाना
अलाउड ही नहीं है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो इन एग्जाम्स में। ओके, स्टेटमेंट कहता है सम फायर इज एयर। ओके, तो कुछ फायर है जो कि एयर है, देन ओनली फ्यू एयर इज वाटर। ओके, वाटर और एयर में ओनली फ्यू वर्ड उन्होंने यूज किया गया है। ओके, इसका मतलब क्या है, एयर और वाटर में कुछ सर्टन पोर्शन ही कॉमन है। उसका दूसरा मतलब ये होता है कि एयर और वाटर में कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि कॉमन नहीं है, उसी वजह से तो कहा गया है ना। या फिर ऐसे कह देते कि फ्यू एयर इज वाटर, तब बात होती कि ये फ्यू मतलब सम की तरह हम इसे ट्रीट करते। ओनली फ्यू कहा गया है, इसका मतलब रिमेनिंग जो पार्ट है वो नहीं है। ओके, फर्स्ट कंक्लूजन, सम वाटर कैन बी फायर, कुछ वाटर ऐसे है जो फायर बन सकते हैं। बन सकते हैं क्या, बनने को क्या है, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। ऐसा कुछ लिमिटेशन है। देखो, इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, अगर आपको वाटर और फायर इन दोनों में एग्जैक्टली नो ऐसा कोई रिलेशन दिया गया है नहीं, है ना, तो ये पॉसिबिलिटी है क्या, यस हो सकता है। एंड सम फायर इज वाटर, कुछ फायर वाटर है। अब इन दोनों में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि सम वाटर कैन बी फायर, सम वाटर कैन बी फायर एंड सम फायर इज वाटर, इन दोनों में से सही कौन सा हम कंसिडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सम फायर इज वाटर ये एब्सोल्यूट कंक्लूजन है ना, कि फायर और वाटर में कुछ कॉमन है ही, ऐसा कहना है। ऐसा है क्या, नहीं ना। हो सकता है क्या, यस हो सकता है। एग्जैक्टली है, नहीं है। और ऊपर वाला कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है, सम वाटर कैन बी फायर, कुछ वाटर फायर हो सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है ना, ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी सही हो सकती है अगर डायरेक्ट नो रिलेशन नहीं दिया गया है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी सही हो सकती है। तो यहाँ पे आंसर होगा ओनली वन फॉलोज। ओके, ध्यान से देखिएगा, मैं इतना टाइम इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप में से किसी का भी एक भी मार्क रीजनिंग में नहीं जाना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू पेन्स आर मोबाइल। अगेन ओनली अ फ्यू वर्ड यूज किया गया है, तो ये पेन्स है आपके और ये मोबाइल्स है, और यहाँ पे कुछ सेक्शन है जो कि उतना ही पार्ट कॉमन है, बाकी का नहीं है। ओके, नो मोबाइल इज बैग, कि मोबाइल और बैग में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, देन फर्स्ट कंक्लूजन, सम मोबाइल्स आर बैग, कुछ मोबाइल बैग है। ऐसा कुछ उटपटांग स्टेटमेंट है ना, ऑलरेडी कहा गया है कि नो मोबाइल इज बैग, तो सम मोबाइल्स आर बैग, इसका कुछ सेंस बनता है नहीं। ऑल मोबाइल्स आर बैग्स, कि सारे के सारे मोबाइल्स बैग्स है क्या, आप बता सकते हो। तो यहाँ पे क्लियरली आंसर होगा नाइदर वन नॉर टू। ओके, सम मोबाइल्स आर बैग, कुछ आपको लग रहा है ऐसा कुछ चांस है यहाँ पे, नहीं ना, तो क्लियरली आंसर आप लोगों के सामने है। देन नेक्स्ट, ओनली फ्यू पेन्स आर बुक्स। ओके, कुछ ही पेन्स है जो कि बुक्स है ना, तो अगेन यहाँ पे कॉमन पार्ट, सम बुक्स आर टेबल, कि कुछ बुक है जो कि टेबल है। जो ये डायग्राम्स बनाते वक्त मैंने आपको एक रूल बताया था कि आप जबरदस्ती इंटरसेक्शन नहीं करोगे। जैसे बुक्स और टेबल में मैं कॉमन बना रहा हूं, पेन के साथ कॉमन मैं बना सकता हूं, लेकिन मैं बनाऊंगा नहीं। अगर फोर्सफुली कहीं पे कॉमन हो रहा है, ओके, आप जबरदस्ती में छेड़छाड़ी करके एक दूसरे में कॉमन पार्ट नहीं लाओगे, आपके आंसर्स एक्यूरेट आएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, सम पेन्स आर बुक, कुछ पेन ऐसे है जो कि बुक है। ओनली अ फ्यू पेन आर बुक, इसका मतलब कुछ पेन ऐसे है जो कि बुक है। सम पेन्स आर नॉट बुक, कुछ पेन्स ऐसे है जो कि बुक नहीं है। सही बात है, एब्सोल्युटली यस, क्योंकि ओनली फ्यू पेन्स आर बुक कहा गया है, तो पेन का कुछ पार्ट ऐसा होगा जो बुक के साथ कॉमन नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी बोथ फॉलोज आ जाएंगे। ओके, अगेन ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन आपको बहुत अलर्ट और शार्प रहना पड़ता है। थोड़ा भी इधर उधर चले गए आप क्वेश्चन सोल्यूशन में तो पूरा गड़बड़ हो जाता है। मतलब ये फोकट के मार्क है, अगर आप अलर्ट हो, एकदम स्टेडी माइंड से देख रहे हो तो दिक्कत नहीं है। सो पे अटेंशन, ये क्वेश्चंस को लाइटली नहीं लेना है, बस यू हैव टू बी अलर्ट। ओके, तो आपके सामने ये सीरीज दी गई है और आपको पूछा गया है हाउ मेनी सच अल्फाबेट्स आर देयर इन अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन अल्फाबेट एंड फॉलोड बाय सिंबल। ओके, तो ऐसे जो दो दो तीन तीन पोर्शन में आपको पूछा जाता है कि इस तरह का पैटर्न आपको कहाँ कहाँ पे दिखता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले आप पैटर्न नोट डाउन करो। कैसे, आपको क्या कहा गया है, हाउ मेनी सच अल्फाबेट्स, तो ये रहे आपके अल्फाबेट,
ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अल्फाबेट, मतलब उसके पहले भी एक अल्फाबेट है एंड फॉलोड बाय सिंबल। ओके, तो यहाँ पे ढूंढते वक्त अल्फाबेट अल्फाबेट सिंबल ऐसे नहीं ढूंढना है, आप सीधा सिंबल ढूंढोगे। ओके, तो फर्स्ट सिंबल आपका ये रहा, इसके पीछे दो अल्फाबेट है ना, यही तो चाहिए, अल्फाबेट अल्फाबेट सिंबल। तो ये एक सेक्शन हो गया हमारा। देन नेक्स्ट सिंबल आप लोगों का यहाँ पे है, उसके पहले नंबर है तो इसका कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे एक सिंबल है, उसके पीछे अल्फाबेट है लेकिन उसके पीछे नंबर है, तो ये भी नहीं चलेगा। देन नेक्स्ट आपका हैशटैग, यहाँ पे भी अल्फाबेट है लेकिन नंबर है, डजेंट वर्क। यहाँ पे डेल्टा है, डेल्टा के पीछे ए है, नंबर है, तो ये भी नहीं चलेगा। देन आपका अगर आगे जाओगे परसेंटेज, तो ये भी कुछ आपको देगा नहीं, तो आपका क्लियरली आंसर होगा ओनली 1। ओके, तो इस पर्टिकुलर चीज़ में आपको बड़ा ध्यान से रहना है, इसमें आपके कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसे अलर्ट रह के सोचो और सॉल्व करो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसा नोट डाउन करते चलो, कुछ टाइम नहीं जाएगा, आपका एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। AAS ढूंढना है, सिंबल्स ढूंढने हैं, और उसके पीछे दो अल्फाबेट्स कहाँ कहाँ पे है। ओके, देन नेक्स्ट वन, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर बिटवीन A एंड V, ईच ऑफ विच इज बोथ इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय कंसोनेंट। ओके, तो A और V, ये रहा A और आपका ये रहा V, इसमें ऐसे कितने नंबर्स है जिसके आगे पीछे दोनों तरफ कंसोनेंट है। ओके, वोवेल कंसोनेंट हम सबको पता है, तो यहाँ पे भी आप ढूंढते वक्त सिर्फ नंबर ढूंढोगे सीधा सीधा। तो नंबर पहला आपको दिखता है यहाँ पे। ओके, तो दोनों तरफ कंसोनेंट चाहिए, नहीं है, यहाँ पे पहले वोवेल है, यहाँ पे देखो नंबर है लेकिन आगे सिंबल है, आगे भी कंसोनेंट चाहिए हमें। देन यहाँ पे अगेन नंबर नंबर नहीं चलेगा कुछ, यहाँ पे यस। ओके, ये एक पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पे पॉसिबिलिटी है ना, ये नंबर है, उसके पीछे कंसोनेंट, उसके आगे भी कंसोनेंट। देन आगे चलते जाओगे आप तो आपको फाइनली यहाँ पे मिलेगा KV5। ओके, तो दो ऐसे पार्ट्स है, दो ऐसे नंबर्स है जिनके आगे पीछे दोनों तरफ कंसोनेंट होता है। ओके, ढूंढते वक्त भी ऐसा कभी नहीं ढूंढना है, कंसोनेंट नंबर कंसोनेंट ऐसे नहीं ढूंढते, सीधा नंबर ढूंढोगे आप और आजू बाजू में कंसोनेंट है क्या चेक करो, आसानी होगी, टाइम कम बचेगा आपका। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, हाउ मेनी सच वोवेल्स आर देयर इन अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर। ओके, तो क्या कहा गया, आपको वोवेल्स चाहिए, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, तो वोवेल के बाद सिंबल है लेकिन पहले नंबर नहीं है। ओके, नंबर नहीं है तो बिना नंबर का कुछ भी चलेगा, तो आप ढूंढोगे क्या, सीधा सीधा वोवेल। तो पहला वोवेल ये रहा, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, सोचना नहीं है। देन नेक्स्ट आपका ये वोवेल रहा। ओके, तो वोवेल के बाद में आपको चाहिए सिंबल, है क्या यहाँ पे सिंबल, नहीं है, है ना, यहाँ पे नंबर है। देन नेक्स्ट अगर देखोगे आपका वोवेल, दिस वुड बी AEIOU, ये रहा U आपका, उसके बाद आपको चाहिए सिंबल, नहीं मिलेगा, है ना। देन यहाँ पे वोवेल है, ओके, बाद में सिंबल है लेकिन पहले नंबर है, तो ये भी नहीं चलेगा। वोवेल हम सबको पता है AEIOU, तो उतने ही पार्ट्स हमें देखने हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अभी तक A तक आ चुके हैं, देखते हैं आगे कुछ मिलता है क्या हमें। तो यहाँ पे आगे भी आपको कुछ वोवेल एज सच मिलेंगे नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए नन। ओके, क्लियर है। तो वोवेल हमने देखे कि वोवेल एक तो A I, देन आपका हो जाता है U A, खत्म, इतने ही वोवेल है, इसके पहले नंबर नहीं चाहिए लेकिन आगे सिंबल चाहिए, ऐसा कुछ बात बनती है ही नहीं। ओके, सो आपका आंसर यहाँ पे आएगा नन। द नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली इन द मिडल बिटवीन द 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड। ओके, लेफ्ट एंड से 15th, यहाँ से हमें 15th चाहिए, एंड 15th फ्रॉम द राइट एंड। ओके, इस साइड से भी 15th, तो इन दोनों के बीच वाला एग्जैक्टली क्या आएगा ये हमें ढूंढना है। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये रहा आपका 15th। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये रहा 15, तो बीच में कौन है, 1 2 3 4 5, अगर 5 है तो थर्ड वाला आपका मिडिल में होगा विच इज J, तो आपका J आंसर आ जाएगा, नथिंग एल्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन में,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। ओके, ध्यान से देखिए सिक्स्थ फिफ्थ क्या क्या कहा गया है। तो आपको ये बेसिकली ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द राइट सिक्स्थ फ्रॉम द राइट एंड। ओके, तो राइट एंड से अगर जाओगे 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये सिक्स्थ एलिमेंट है और उसके राइट में आपको जाना है फिफ्थ एलिमेंट। तो ये 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर एक्चुअली होगा पी। ओके, आसान सा पार्ट है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट पे अटेंशन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड हाईएस्ट, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। इसे सॉल्व कैसे करना है, HIGHEST। ओके, मैं रिकमेंड करूंगा आप जब भी एग्जाम में जाते हो ना, सबसे पहले आपका जब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती है, आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है वगैरह वगैरह, वो होने के बाद एग्जाम के 5 मिनट पहले आपको एक रफ शीट दिया जाता है। उसके ऊपर आप A to Z 2 पार्ट्स में लिखोगे। ओके, मतलब 1 to 13 एंड 14 to 26 ऐसे अल्फ़ाबेट्स लिखोगे, उससे आपको बहुत हेल्प होगी ऐसे क्वेश्चंस में। कैसे होगी देखते हैं। तो यहाँ पे H है ना, कितने पेयर है वो हमें देखना है। H के बाद एग्जैक्टली क्या आता है, I। ओके, यहाँ पे है तो एक पेयर आपका बन गया। HIJKLMN कुछ कॉमन है नहीं, IJKLMN नहीं, GH है ना, GHIJK कुछ नहीं है, HIJK EFG कुछ भी कॉमन नहीं है ना, ST। तो ये 3 कॉमन हमें यहीं पे मिल गए। देन TUVWXYZ कुछ नहीं, TUVWX EFGHI, देन HIJK GHIIJ। तो आपको बेसिकली 3 ऐसी टर्म्स मिलेंगी जो कि कॉमन है। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, आसान सा पार्ट है। आई होप सबको समझ में आया होगा। इन द फर्स्ट एंड इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। ओके, ये एक कॉमनली आपको पूछा जाता है पैटर्न, अल्फा सीरीज होती है कि वर्ड्स दिए जाते हैं, इसमें उट पटांग चेंजेस करके पूछा जाता है कि बताओ क्या आंसर आएगा। सो लेट्स सी हाउ इट गोज कि इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय इमीडिएट प्रीसीडिंग लेटर एज पर अल्फाबेट सीरीज, हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव ओनली वन वोवेल आफ्टर रीअरेंजमेंट। ओके, तो फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आपको चेंज करना है, और वो चेंज करने के बाद क्या चेंज करना है, प्रीसीडिंग लेटर। अल्फाबेट सीरीज में प्रीसीडिंग लेटर, पहले वाला लेटर आपको चाहिए। ऐसा अगर बनाओगे तो कितने वर्ड्स में एक ही वोवेल मिलेगा, ये आपको पूछा गया है। ओके, तो N के पहले क्या आता है, M है ना, G कुछ चेंज नहीं होगा, X के पहले W, तो इसमें तो एक भी वोवेल नहीं है, बात ही खत्म। देन वैसे ही यहाँ पे देखेंगे E यहाँ पे आता है ना, EF है ना, प्रीवियस लेटर चाहिए, H, देन Z के पहले Y है ना, तो यहाँ पे एक वोवेल हमें मिल जाता है। देन यहाँ पे देखो पर्टिकुलरली TJU, T के पहले क्या आता है, S, J, और U के पहले T है ना, तो यहाँ पे कुछ वोवेल नहीं है। देन D के पहले क्या आता है आपको, C, देन O एज इट इज है ना, U के पहले T। यहाँ पे चेंज करने से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन एक वोवेल ऑलरेडी है, तो आपको अभी तक 2 पार्ट मिल गए। W के पहले क्या आता है, V, देन C एज इट इज, देन L है ना, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो बेसिकली आपको 2 ऐसी सीरीज मिलेंगी जिसमें एक ही वोवेल दिखेगा आपको। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इफ इन ईच ऑफ गिवन वर्ड्स ईच ऑफ द कंसोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय देयर सेकेंड प्रीसीडिंग लेटर इन हाउ मेनी अल्फाबेट सीरीज, इन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स ईच ऑफ द कंसोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय देयर सेकेंड प्रीसीडिंग लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज, हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म्ड विल हैव 2 वोवेल्स। ओके,
अभी जो क्वेश्चन देखा था एग्जैक्टली रिप्लाई है उसका, तो मैं चाहूँगा इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस भी आपके सामने है। ऑल द अल्फाबेट्स आर असाइंड नंबर्स फ्रॉम A till Z, दैट इज A is 1, B is 2 एंड सो ऑन। ओके, तो WCM का एडिशन कितना होगा? तो W का नंबर कितना आना चाहिए? 23। देन C का हम सबको पता है ABC 3 होता है। देन M का अगर देखना है ABCDEFGHIJKL M, ओके, तो 13 आता है। तो ये 26 प्लस 13 इज 39। ओके, यहाँ पे अगर आपको टाइम बचाना है तो मैंने आपको प्रीवियसली जो बताया था A to Z नंबर्स लगा के, मतलब 13 के 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको ऑलरेडी नंबर सीरीज लिख देनी है जब आपके पास पहले ही रफ शीट आ जाती है। ओके, तब आपको टाइम स्मार्टली यूज करना है आपका। देन यहाँ पे if the letter of given words are arranged alphabetical order from left to right within words, then which of the following words will remain unchanged? बोगस सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचना भी नहीं है। देखो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑलरेडी कौन से वर्ड्स दिए गए, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि NGX। अब आप सबको आंख मूंद के बता सकते हो कि G पहले आता है N बाद में, तो ये तो आंसर नहीं होगा। FHZ, F के बाद Z आता है, F के बाद H आता है, उसके बाद Z आता है, तो ये एक नंबर है जो कि सही जा रहा है, समझ रहे हो, है ना? तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है आपको। देन TJU, उसमें भी J पहले आता है ना, ABCD में J पहले आता है। देन यहाँ पे D के बाद O के बाद U आता है, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर 2 and 4 होगा। ओके, इजी पार्ट है, इसमें कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा। देन नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए रखूँगा। सो आई गेस ऑप्शंस आपको दिख नहीं रहे होंगे, जो कि मुझे नहीं लगता दिखने भी चाहिए। तो ये वाला पार्ट आप लोगों के सामने है, मुझे इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में चाहिए आपसे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इन द गिवन वर्ड ब्यूटीफुल, इफ द वॉवेल्स आर चेंज्ड टू द नेक्स्ट लेटर, ओके, वॉवेल जो है वो नेक्स्ट लेटर में चेंज किया जा रहा है, एंड कंसोनेंट चेंज टू प्रीवियस अल्फाबेट, प्रीवियस लेटर कंसोनेंट चेंज हो रहा है, मतलब B+1 एंड C-1। देन एंड अल्फाबेट्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, इतना सब झोलझाल करने के बाद उनको फिर अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। व्हाट वुड बी 6th टू द राइट ऑफ सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड? ओके, तो एक एक करके देखते हैं। तो ये BEAUTIFUL, ओके, तो कंसोनेंट के बदले में -1, वॉवेल्स के बदले में +1। तो यहाँ पे C है तो उसके बदले में मैं A लिखूंगा। यहाँ पे वॉवेल है, वॉवेल के बदले में आगे वाला EF। अब यहाँ पे अगेन आपका वॉवेल है तो वॉवेल के बदले में +1 B आएगा। U है मतलब अगेन वॉवेल, वॉवेल के बदले में कंसोनेंट आगे वाला +1 बेसिकली। तो यहाँ पे T है, T के बदले में -1 मतलब पीछे वाला अल्फ़ाबेट चाहिए आपको, तो यहाँ पे S आएगा। I अगेन आपका वॉवेल है, वॉवेल के बदले में आप क्या करोगे? +1 नेक्स्ट, I के बदले में फिर यहाँ पे J आएगा। F अगेन आपका कंसोनेंट है तो कंसोनेंट के बदले में -1 विच इज़ E। देन U आपका वॉवेल है, वॉवेल के बदले में आप +1 लिखोगे जो कि V आएगा। देन L यहाँ पे है जो कि कंसोनेंट है, उसके बदले में K लिखोगे, है ना? तो इस तरीके से आपका बन जाता है और इसको फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो ये A आपका B, देन उसके बाद देखोगे आप ABCDE, है ना? E यहाँ पे, देन E के बाद F GHIJ K LMNOPQRS TUV और V, ऐसा आपका अरेंजमेंट बनेगा। देन आपको पूछा गया है विच लेटर विल बी 6th टू द राइट ऑफ सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, तो ये बेसिकली लेफ्ट हैंड से 1 2 ये रहा। देन उसके बाद 6th चाहिए राइट साइड में लेटर, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो V आपका आंसर बनेगा। ओके, देन फाइंड द ऑड ऑफ अमॉन्ग दिस, इसमें से ऑड कौन सा है? मतलब कोई भी बता सकता है। यहाँ पे एक वॉवेल है, एक वॉवेल है, यहाँ पे पूरे के पूरे कंसोनेंट है, वॉवेल है, वॉवेल है, तो ये वाला आपका ऑड है। ओके, ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है, ये पजल है, मैं चाहूँगा आप ध्यान से देखो इसे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। BCDEFGHI आर सिटिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर टेबल
but not necessarily in the same order. 4 of them are sitting in the middle of the table and facing outside. Rest of them are sitting in the corners and facing inside. Okay, तो आपको टेबल कुछ इस तरीके से दिया गया है. ओके, कि टेबल के बीच में जो लोग बैठे हैं वो आउटसाइड फेसिंग है. ओके, एंड कॉर्नर्स पे जो है वो इनसाइड फेसिंग है. देन आपको इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने के बाद उनका कहना है F इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ C हु इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ स्मॉलर साइड ऑफ द टेबल. ओके, तो C कहाँ पे बैठा है? स्मॉलर साइड के मिडल में. तो हम C को यहाँ पे कंसिडर करते हैं. ओके, तो C अगर यहाँ पे है तो आपको F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ C. तो ये C रहा आउटवर्ड फेसिंग है, तो 1 2 आपका F यहाँ पे आना चाहिए. ओके, देन आपको आगे कहा गया है 2 people आर सिटिंग बिटवीन C एंड द वन हु इज सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ H. ओके, H और मतलब एक ऐसा पर्सन और C, उसके बीच में 2 लोग हैं जो कि बेसिकली H के राइट में बैठता है. इसको ध्यान से देखो, C और किसी पर्सन में 2 लोग चाहिए हमें, है ना. तो हम कंसिडर करेंगे 1 2 ये एक स्पॉट हो सकता है ना. देन 1 2 ये एक स्पॉट हो सकता है. लेकिन कहना क्या है कि वो जो पर्सन है बेसिकली वो कौन है, कहाँ पे बैठता है. 2 people आर सिटिंग बिटवीन C एंड द वन हु इज सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ H. ओके, वो जो पर्सन हम यहाँ पे चाहते हैं वो H के एग्जैक्टली राइट में है. तो अगर आप ये सेकंड वाली पोजीशन यहाँ पे कंसिडर करोगे तो आपका H के राइट में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे F है ऑलरेडी, है ना. तो आपका H यहाँ पे आएगा. ओके, इस पर्टिकुलर डेटा में आपको H की पोजीशन के बारे में ज़्यादा बताया. अननोन तो अननोन है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है. ओके, D इज सिटिंग फिफ्थ टू दी राइट ऑफ H. अब यहाँ पे बताओ आप, H आउटसाइड फेसिंग है तो राइट साइड इस साइड में जाएगा, है ना, क्लॉकवाइज. देन 1 2 3 4 5, तो D आपका ये रहा. D इज सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ H. B इज सिटिंग इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ G. B जो है वो इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ G का है. ओके, और आगे आपको कहा गया है नाइदर B नॉर F इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E. ओके, कि E का इमीडिएट नेबर नहीं है, ऐसा आपको कहा गया है. अब यहाँ पे देखो कि आपको एक बात यहाँ पे बताई गई है, B इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G. ओके, तो मान के चलो अगर मैं यहाँ पे G को रखने की कोशिश करता हूँ. ओके, G को मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ तो आपका B कहाँ पे आएगा? आ ही नहीं सकता, है ना. हिट एंड ट्रायल आपको करना पड़ेगा बेसिकली. देन यहाँ पे अगर आप देखोगे G अगर आप यहाँ पे रखते हो, ओके, तो B आपका यहाँ पे आ सकता है. ओके, अगर B यहाँ पे आता है तो आगे का जो स्टेटमेंट है नाइदर B नॉर F इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E. तो E आपका कहाँ पे होना चाहिए? यहीं पे होना चाहिए, बराबर. तो आपका बचा कुचा कौन सा मेंबर है यहाँ पे बाबा? B C D E F G H I. तो I आपका यहाँ पे आएगा. तो ये आपका अरेंजमेंट बनेगा. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए ज़्यादा. तो अरेंजमेंट आप लोगों के सामने है. मैं 1 बाय 1 आपको क्वेश्चंस बताऊंगा. मैं चाहूँगा इस पजल को भी आप पॉज कीजिए, आपका आंसर टैली कीजिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देन सेकेंड क्वेश्चन, देन थर्ड वन, देन फोर्थ एंड फाइनली फिफ्थ. ओके, ये 5 क्वेश्चन मैं चाहूँगा आप आंसर दें. देन हम चलते हैं इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस की तरफ. ओके, यहाँ पे देखो जब स्ट्रेट स्टेटमेंट दिया जाता है जहाँ पे कोई लॉन्ग लपेट नहीं है, जिसमें कुछ आपको इनडायरेक्ट हिंट्स नहीं है, सीधा सीधा स्टेटमेंट है, इसके बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं होता है. ये रहा J, ये रहा G. ओके, तो J लेस देन G आपको कहा गया है. तो ऑब्वियसली हर जर्रे में ये क्लियर है कि G इज़ ग्रेटर देन J, तो ये सही होगा. S ग्रेटर देन W, तो आपका S यहाँ पे, W यहाँ पे, यहाँ तक बात ठीक है, एक तरीके से मुंह बना के बैठे हैं. यहाँ पे बात नहीं बनती है क्योंकि ये इस साइड फेसिंग है और ये इस साइड, तो ये वाला सही नहीं होगा. तो ओनली 1 इज राइट आंसर. चलो नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं. यहाँ पे u इज ग्रेटर देन t, x इज लेस देन u विच इज इक्वल टू y, y लेस देन और इक्वल टू q लेस देन r. तो यहाँ पे कनेक्ट करने पड़ेंगे डॉट्स आपको. फर्स्ट पॉइंट आपको u ग्रेटर देन r, तो u और r में आपको रिलेशन चाहिए. तो u और r में कैसे बनाओगे, उसका कनेक्टिंग पॉइंट क्या है?
y, ओके। y जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू u है, तो यहाँ पे मैं u ही कंसिडर करूंगा, y के बदले में मैं u कंसिडर करूंगा क्योंकि एग्जैक्ट इक्वल है ना। इसमें क्या बात होती है, तो r u ग्रेटर देन r, तो क्या आपको लगता है ये सही बात है? नहीं है ना, क्योंकि r ग्रेटर देन u है, तो ये आपका सही नहीं है। देन t लेस देन q, तो आपको t और q को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए भी आपको बेसिकली u की ज़रूरत है। यहाँ तक आपका u ही है कंसिडर किया हुआ, और u और t में क्या रिलेशन है, u इज ग्रेटर देन t, तो आपका t ऐसे आएगा, तो t लेस देन q, आप बताओ आप सही होता है? जी बिल्कुल, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सेकेंड, ओके। मैं चाहूँगा आप इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन में लिखो भी ना, मुझे आपको समझाना पड़ता है, वरना मैं ऐसे ही आंसर दे दूंगा तो आप उठ के चले जाओगे, तो मुझे लिखना पड़ता है बेसिकली, आपको लिखना नहीं है, जस्ट ऑब्जर्व, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि L M O P Q M N P, अगेन आप देखोगे अलग अलग पॉइंट्स है, कनेक्टिंग डॉट्स है, तो Q और L में रिलेशन चाहिए आपको, L यहाँ पे आपका, Q यहाँ पे कनेक्टिंग पॉइंट M है, L एग्जैक्टली इक्वल टू M है, ओके। तो अगर एक बात बताओ, Q लेस देन L है, तो Q लेस देन M है, तो Q लेस देन L होगा डेफिनेटली, है ना, इक्वली तो है, एग्जैक्टली इक्वल है, उसमें क्या है फिर। N लेस देन O, तो आपका O यहाँ पे है, N यहाँ पे है, तो उसके बदले में क्या, मतलब कनेक्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका P, ओके। P और N में कनेक्शन आपको मिलता है, तो P ग्रेटर देन N है, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन N लिख दोगे आप, तो N लेस देन O, तो ये भी आपका सही होता है, तो यहाँ पे बोथ फॉलोज, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि एक लाइन में है, यहाँ पे भी कुछ कनेक्शन है नहीं, J लेस देन F, ये J आपका, F आपका, तो अगर इसमें से सिंपल पार्ट ये है, एक इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, तो रिलेशन बनने के कुछ चांसेस है, एक भी ऐसा थोबड़ा आ गया बीच में, ओके, तो उसका कुछ आंसर नहीं होगा, तो ये बेसिकली फॉलो करेगा ही नहीं, सोचना भी नहीं इसके बारे में। Q ग्रेटर देन और इक्वल टू X, ओके, तो ये Q है, Q एग्जैक्टली इक्वल टू K है, K ग्रेटर देन और इक्वल टू A, यहाँ पे भी ग्रेटर देन और इक्वल टू A, तो ये फॉलो करेगा, तो आपका आंसर होगा ओनली 2, ओके, फिनिश, नथिंग एल्स। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ओके, अगेन फाइनल पजल है आपका, मैं चाहूँगा आप ध्यान से देखो इसे, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, देन आप इसे सॉल्व करोगे, ओके। मैं चाहूँगा इसे सॉल्व करो आप, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आरबीआई असिस्टेंट में देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं, इससे कम भी डिफिकल्ट नहीं, ओके। तो 8 पोस्ट हैव बीन डेसिग्नेटेड, दैट इज जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, कैशियर, क्लर्क, ओके, इन अ कंपनी। बेसिकली ये सारे बैंक के हैं, जो आप बैंक में जाना चाहते हो, ऐसे ही बैंक की पोस्टिंग होती है कि सबसे ऊपर जनरल मैनेजर, देन डीजीएम, देन एजीएम, है ना, हम सब उसी लाइन में काम करते हैं, तो आपको बताया गया ये इसी ऑर्डर में है। द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी इज सेम एज गिवन अबव, ओके, कि जीएम हाईएस्ट है एंड क्लर्क लोएस्ट है, ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू डी, तो यहाँ से आपका डेटा चालू होता है, लेकिन उससे पहले ये बेसिकली फ्लोर टाइप का क्वेश्चन है, जैसे हम फ्लोर के सॉल्व करते हैं वही तरीका है, उससे अलग कुछ नहीं है ना। तो ये जीएम सबसे ऊपर है हमारे, है ना, जनरल मैनेजर साहब, देन उसके नीचे कौन है, डीजीएम, ओके, फाइन, नो इशू, डीजीएम यहाँ पे है, देन उसके बाद कौन है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, एजीएम, ओके, देन उसके बाद कौन है, मैनेजर, देन उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, ओके, उसके बाद पीओ, जिसके लिए आप एग्जाम देते हैं ना, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, देन नेक्स्ट आपका कैशियर, ओके, पैसे वाला, देन फाइनली क्लर्क। ये डेसिग्नेशंस आपको इसी ऑर्डर में दिए गए हैं। तो फर्स्ट वन, ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू डी, तो डी कहाँ पे आएगा, ऑब्वियसली एजीएम है ना, सिर्फ 2 ही लोग उससे सीनियर है। ओनली 3 डेसिग्नेशंस आर बिटवीन ए एंड एफ, ओके, ए और एफ के बीच में 3 ही डेसिग्नेशंस है। जी इज सीनियर टू सी, ओके, जी जो है वो बेसिकली सीनियर टू सी है, ओके, तो ये कुछ इस तरीके से आपको साइड में लिख देना है छोटा सा, ताकि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ओके। देन ए इज सीनियर टू असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द कंपनी, ओके, ए जो है बेसिकली असिस्टेंट मैनेजर से सीनियर है, तो यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, ओके, और ए और एफ के बीच में 3 लोग हैं, ये आपको बताया गया,
फाइन। तो ए बेसिकली अबव दिस है, ए को हम कंसिडर करेंगे कि वो असिस्टेंट मैनेजर से ऊपर है ना। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे द नंबर ऑफ पर्सन हु आर सीनियर टू ई इज इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हु आर जूनियर टू एच। ओके, तो ई के ऊपर जितने लोग हैं उतने ही नीचे एच के नीचे है बेसिकली। ओके, देन ई इज सीनियर टू डी। ओके, ई जो है वो डी से सीनियर है। अब मुझे एक बात बताओ कि ई से अगर डी से सीनियर है तो ई आपका यहीं पे होना चाहिए, तभी तो ई और एच मेल खाएगा कहीं पे, है ना। तो आपका ई अगर यहाँ पे है तो एच यहाँ पे होगा, बराबर है, क्लियर है। यहाँ से आपको हिंट मिल गया। मोर देन 4 डिसिग्नेशंस आर देयर बिटवीन एच एंड बी। एच और बी के बीच में 4 से ज़्यादा डिसिग्नेशंस है। तो एच यहाँ पे आपका ये रहा 1 2 3 4 तो हो गए, 5 यहाँ पे है, तो आपका बी यहीं पे आएगा। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ तक क्लियर है ना। देन अब देखो आपको बताया गया है कि ए जो है वो असिस्टेंट मैनेजर से ऊपर है, तो असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर एक ही पोस्ट खाली बची हुई है विच इज मैनेजर, है ना। तो ए आपका यहीं पे होगा और कहीं पे हो ही नहीं सकता है। ए और एफ के बीच में 3 पोजीशंस है, तो ये 1 2 3, तो एफ आपका होगा क्लर्क। ओके, देन आपको बताया गया है कि जी इज सीनियर देन सी। ओके, तो आपका जी यहाँ पे और सी यहाँ पे, ये बन गया आपका पूरा का पूरा अरेंजमेंट। आसान सा पार्ट था, है ना। आपको ऑर्डर दी गई है सिर्फ और सिर्फ बेसिकली इस टाइप से कि आप जैसे फ्लोर सॉल्व करते हो, फ्लोर के बदले में बैंक की ऑर्डर दी गई है, बैंक की सीनियरिटी दी गई है। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं उसके बारे में, कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ अलग क्वेश्चन है ऐसे करके। ओके, सो सेम पार्ट है। तो यहाँ पे हु इज मैनेजर अमॉन्ग दी अबव। ओके, तो मैनेजर कौन है यहाँ पे? ऑब्वियसली ए मैनेजर है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा ए। देन उसके बाद हम देखेंगे हु इज जस्ट सीनियर टू एच। एच के एग्जैक्टली सीनियर ऊपर कौन है? सी। हम यहाँ पे देख सकते हैं सी है आपका, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर दी गई है, इसमें से देख लो भाई साहब क्या सही है और आंसर मुझे दे दो। ओके, देन फाइनली ये वाला क्वेश्चन हाउ मेनी पर्सन आर सीनियर टू जी, उसका भी आंसर आप मुझे अरेंजमेंट खुद से बना के दोगे। एंड दिस वन। ओके, तो मैं चाहूँगा पर्टिकुलरली पजल्स, इसमें 3 हमने देखे हैं, वो तीनों के तीनों आप सॉल्व कीजिए और उसके बाद आंसर की तरफ जाइए। अरेंजमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, उसे एज अ रेफरेंस फॉलो कीजिए, लेकिन पजल्स खुद से बनाइए। ओके, और मैं चाहूँगा कि रीजनिंग में से आपका किसी का भी एक भी मार्क नहीं जाना चाहिए, तभी आपका आरबीआई असिस्टेंट का सपना पूरा हो सकता है। मार्क माय वर्ड्स, क्वांट में इक्का दुक्का ऊपर नीचे होना समझ सकता हूँ मैं। ओके, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए एग्जाम के प्रेशर में आपको दिमाग में नहीं आया, आप कुछ अलग ही करते बैठे, वहाँ पे टाइम चला गया। ओके फाइन, रीजनिंग में एक भी नहीं जाना चाहिए। ओके, देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल। सो विद दिस सेशन I would like to conclude with wishing you very happy and prosperous preparations. Okay, आप प्रिपरेशन जितना एंजॉय करोगे उतने फ्रूटफुल आपके रिजल्ट्स आएंगे। सो दिस इज योर IBPS प्रोफेसर आदित्य देशपांडे signing off for today and always wishing you very best. Thank you guys. Thanks a lot.